सर अभी तो अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जैसे बैक करते तो फिर वी कैन सेव। नो इशू। वैसे भी जो आगे टॉपिक है उस पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ आया तो आगे समझ नहीं आएगा। मॉर्निंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक जितना भी किया वो समझ आ रहा है सबको? किसी को डाउट वगैरह तो नहीं आ रहा? कल मैंने होमवर्क दिया था एक, कल जो मैंने होमवर्क दिया था वो, क्या डाउट है बताओ? समझ नहीं आया कैसे होगा? देखो, लॉजिक बनाते हैं, चलो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन वाज अ टेक्स्ट फाइल कंटेन्स वन इंटीजर पर लाइन। ठीक है, रीड द फाइल एंड इग्नोर इनवैलिड और एम्प्टी लाइंस। ठीक है, कंप्यूट द सम मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ वैलिड इंटीजर्स that results to an new output file. Note the performance to इसमें क्या है, सिंपली आप फाइल को रीड करो, और जब रीड करोगे तो रीड लाइंस के थ्रू करना। ठीक है, एंड जब भी हम एक न्यू लाइन में जाते हैं तो एक एंटर का सिंबल आता है, राइट? तो जब एंटर का सिंबल आएगा तो बैकस्लैश एन से रिप्रेजेंट होता है वो। तो जहां पे सिर्फ बैकस्लैश एन है, उसमें लास्ट के दो एलिमेंट, दो कैरेक्टर हटा के पहले वाला कैरेक्टर पिक कर लेना। नहीं पॉइंट नहीं समझ आया? सॉल्यूशन करवा दूं? सॉल्यूशन करवा देते हैं, कोई नहीं। सॉल्यूशन करवा देते हैं, नो इशू। आप तो अभी डेटा एनालिसिस में हो, आपका तो खत्म होने वाला है बात है, तो कभी कम से कम 3 से 4 महीने और पढ़ना है। हो गया। ठीक है, सबसे पहले अपने कोलैब में इसके लिए मैं फाइल अपलोड कर देता हूँ, डेटा वाली। जो डेटा वाली फाइल जो मैंने अपलोड कर दी, हमारे काम करते हैं क्वेश्चन का भी यहाँ पे ना वो डाल देते हैं, क्वेश्चन बॉक्स। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले बोला हुआ है कि भाई हमें फाइल रीड करनी है सबसे पहले तो, राइट? फाइल को ओपन करते हैं। अरे सॉरी, ठीक है, सबसे पहले फाइल को ओपन करते हैं। तो फाइल नेम इज डेटा डॉट टीएक्सटी, वी हैव टू ओपन इट इन रीड मोड। ठीक है, फाइल ओपन करी, सिंपली रीड कर लेता हूँ, डेटा में रख लेते हैं। मॉर्निंग मॉर्निंग। ठीक है, डेटा इक्वल टू डॉट रीड लाइंस, डॉट क्लोज कर दिया मैंने। सबसे पहले डेटा देख लेते हैं किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, हेलो प्रिंट डेटा। ठीक है, ओके, इस तरीके से आ रहा है। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो भी कैरेक्टर्स है उसके लास्ट के दो कैरेक्टर्स हमेशा बैकस्लैश एन ही है, राइट? आप लास्ट तक नोटिस कर रहे हो कि हाँ भाई, जो कि मेक सेंस एज वेल। ठीक है,
जो कि मेक सेंस एज वेल, क्योंकि हर एक के बाद एंटर है, लास्ट तक भी, हाँ, हर एक में बैकस्लैश एन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो व्हाट आई वांट टू डू इज कि भाई मेरे को इस लिस्ट में से एलिमेंट रीड करना है, बैकस्लैश एन हटाना है और शुरुआत का वेक्टर रखना है सिर्फ। राइट, राइट, राइट। तो व्हाट आई विल डू इज एक लूप लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को ऐसे कैरेक्टर्स हटाने हैं जिसमें सिर्फ बैकस्लैश एन है, जो एम्प्टी है। राइट, सो इफ आई इक्वल टू बैकस्लैश एन, ये तो पास ही करना है ना मेरे को। काम करते हैं, डेटा टू के नाम से एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं इसे क्लीन करके सेव कर लूंगा। ठीक है, तो बैकस्लैश एन है, नॉट इक्वल टू बैकस्लैश एन डालते हैं। ठीक है, अगर बैकस्लैश एन नहीं है तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू डू डेटा टू डॉट अपेंड। ठीक है, एंड मेरे को फर्स्ट कैरेक्टर ले लेना है सिर्फ, हाँ, मेरे को सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर ले लेना है। राइट, तो आई में से जीरो कैरेक्टर अगर बैकस्लैश एन नहीं है। ठीक है, समझ आया क्या किया भाई? देखो बैकस्लैश एन में तो दो कैरेक्टर दोनों ही नहीं चाहिए मेरे को। राइट, और जो ये है, जब बैकस्लैश एन नहीं है तो मेरे को फर्स्ट कैरेक्टर देखना है। राइट, तो मेरे को फर्स्ट कैरेक्टर देखना है ये। ठीक है, फर्स्ट नहीं, यहाँ पे दो कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, सो अप टू -1 देख लेते हैं इसको ना, अप टू -1। ठीक है, अप टू -1 करने से क्या हुआ, शुरुआत से जितने भी थे वहां से -1 तक आके रुक जाएंगे, मतलब एक पहले रुक जाएगा, तो -2 वाला -2 पे रुक जाएगा। अच्छा, -2 भी, -2 ही कर देते हैं ऐसे इसे। तो एक बार अब रिजल्टिंग लिस्ट देख लेते हैं पहले। ये हमने कितना मॉडिफाई कर लिया, क्या हो रहा है? एम्प्टी कैरेक्टर्स आ रहे हैं ज्यादातर, -1 नहीं आना था यहाँ पे। ठीक है, अब रन करेंगे। हाँ, हमने बैकस्लैश हट गए सब में से। ठीक है, बैकस्लैश हट गए सब में से। राइट, राइट। अब मैं ना साथ ही क्या करूंगा कि मेरे को सिर्फ नंबर चाहिए, मुझे सिर्फ नंबर चाहिए। ठीक है, तो इसमें से नंबर वेरीफाई करने के मैं बस जो तरीका मैं सोच रहा हूँ वो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि भाई मैं एक कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट करने का ट्राई करता हूँ इंट लगा के। ठीक है, हर एक चीज को नंबर में कन्वर्ट करने का ट्राई करता हूँ इंट लगा के। जो नंबर होगा वो तो कन्वर्ट हो जाएगा, जो नंबर नहीं होगा, जो नंबर नहीं होगा वो बेसिकली एरर देगा, है ना, वो एरर देगा। तो व्हाट वी कैन डू इज कि इसको हम लूप के अंदर लगा सकते हैं एक। उसको हम ट्राई एक्सेप्ट को हम लूप के अंदर लगा सकते हैं। तो व्हाट वी विल डू इज इसके बाद में एक ट्राई लगाता हूँ। ठीक है, और अभी अपेंड नहीं करेंगे, तो सिर्फ मैं इंट में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया। ठीक है, एक्सेप्ट वैल्यू आता है ना हमारा। और इसके अंदर हम डाल सकते हैं, पास डाल देता हूँ। ठीक है, आई थिंक अब इट शुड वर्क। हमारे पास सिर्फ नंबर्स की लिस्ट बच जानी चाहिए, जो क्वेश्चन दिया था। हाँ, अच्छा, इसके अंदर हमें वो भी तो करना पड़ेगा ना कि इसको अपेंड भी करना पड़ेगा। तो विल डू डेटा टू डॉट
append कर लो, चलो एक बार। लिस्ट आ रही है ना नंबर्स की, जो मैंने टेक्स्ट फाइल भेजी थी वो पढ़ी थी आप लोगों ने किसी में से? उसमें नंबर्स थे ना बीच बीच में, मैंने सिर्फ नंबर्स को फिल्टर आउट कर लिया ना। सर इतना लंबा क्यों कर रहे हो हम? सॉरी, इतना लंबा क्यों कर रहे हैं हम? उसमें हम जैसे मैंने इसको किया था कि स्ट्रिप लगा दिया और इस डिजिट मेथड लगा दिया और उसके बाद एक लूप लगा दिया और सम के अंदर आई प्लस और सम को 0 ले लिया और फिर सम प्लस आई करते रहे हम। तो कुछ लाइंस में ही हो गया, इतना ये कंफ्यूजिंग हो गया बड़ा डेटा डॉक्यूमेंट। नहीं आपने इस डिजिट से चेक कर लिया कि भाई वो वैल्यू डिजिट है या नहीं है, हाँ जी, बट स्ट्रिप से नहीं, द प्रॉब्लम इज कि जब आपने एक 58 को देखोगे वो एज अ कैरेक्टर में आ रहा है, बट चलो इस डिजिट पास नहीं करेगा क्योंकि उसमें बैकस्लैश एन भी लगा हुआ है ना साथ में, वो तो इंट में कन्वर्ट कर देंगे ना उसमें। तो बैकस्लैश एन के साथ इंट में कैसे कन्वर्ट होगा? स्ट्रिप 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 हटा, स्ट्रिप से हट जाएगा ना स्लैश स्लैश एन। आपने स्ट्रिप लगा के बैकस्लैश एन हटाया पहले? हाँ जी, मैं वो कोड व्हाट्सएप पे करूँगा शेयर। आप शेयर कर दो, मैं देख लेता हूँ। व्हाट्सएप पे ना? ग्रुप पे डाल देना, हाँ ग्रुप पे डाल देना। ये एक बार वापस समझा देना वाला। हाँ श्योर श्योर, मैं एक बार बात कर देता हूँ। थैंक यू। ठीक है ठीक है। चल गया था 1700 कुछ आंसर आ रहा था इसका। हाँ ये चल तो जाएगा, बट इसमें दो तीन फ्लॉज हैं। सबसे पहले तो आपने फाइल ओपन करी, उसको कभी क्लोज नहीं किया, ठीक है। जस्ट अभी एंड देखा। ये कैसे चल गया? आपने फॉर आई इन एफ कर दिया सीधा, आपने डेटा को रीड वगैरह तो किया नहीं, रीड लाइंस या रीड किसे कुछ भी नहीं किया? क्या नहीं मतलब? चल मैं गया तो 17,591 आ रहा है, एक बार आप अपना चेक करके देना। एक मिनट रुको, मैं इस कोड को भी चेक कर लेते हैं पहले। सही होना चाहिए आई डोंट थिंक ये चलना चाहिए। क्योंकि स्ट्रिप तो स्पेस हटा देगा सारी। नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट। हाँ, और हम अगर डिजिट है तो फिर हम अपेंड कर देंगे एक एम्प्टी लिस्ट में। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या बंद किया, अच्छा हमने सीधा रीड किया ना उसे। ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ठीक है। ठीक है, ये वाला मेथड भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट इसके हाँ, अंदर एक ना बार यार प्रोडक्शन रेडी, मतलब जो एक क्लीन कोड मैं बोलता हूँ उसको नहीं, क्लीन कोड नहीं होगा ये, क्योंकि आपने इसमें फाइल ओपन करी, उसको रीड नहीं किया आपने, डायरेक्टली फाइल को आइटरेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रीड किया, एंड सॉरी, रीड किया तो है विद कहाँ पे ओपन रीड किया? टेक्स्ट नहीं यार। नहीं, आपने ओपन किया ना, क्या आपने डॉट रीड या डॉट रीड लाइंस वगैरह नहीं किया? क्या मतलब? रीड लाइन से तो मैं मतलब ट्राई किया था उस वाले मेथड से, बट वो हर एक लाइन को लिस्ट का एलिमेंट लेता, तो एक ही चीज हो जाती है अगर वो भी करते, राइट? आई भी हाँ तो हाँ, वही मैं काम करेगा। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा मैं। फॉर आई एन एफ अगर आपने किया तो बेसिकली क्या हो रहा है
कि जो आपकी फाइल है उसके अंदर लाइन वाइज ही रीड कर रहा है वो, राइट। बट वही मैंने बोला कि क्लीन कोड नहीं हुआ ना ये, और इसमें हमने फाइल को क्लोज भी नहीं किया। जब ये कोड रन हो रहा है तो फाइल लाइक पूरे टाइम ओपन ही है। क्लोज कहाँ पे करूँ, डिजिट के बाद? जहां पे आपका फाइल का काम पूरा हो गया। हाँ, फॉर आई एन एफ के बाद। वैसे हम फाइल रीडिंग के अंदर कभी भी लूप्स वगैरह लगाते नहीं है। हाँ, हम्म। ओके। ये कोई इशू नहीं है, आपका भी वर्क कर रहा है तो इट्स गुड इनफ। नहीं, अपना वाला एक बार समझा दो, क्योंकि मेरे को यही वाला क्वेश्चन था कि इस डिजिट और स्क्रिप्ट के बिना कैसे होएगा ये। मैंने सिंपली क्या किया, डेटा को रीड कर लिया, डेटा के अंदर डेटा नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर रीड लाइंस करके स्टोर कर दिया, फाइल को क्लोज कर दिया, राइट। उसके बाद डेटा टू के नाम से मैंने एक वो बनाई एम्प्टी लिस्ट। अब मैंने जो मेन अपना डेटा था उसके अंदर आइटरेट करना स्टार्ट किया। अब मैंने देखा कि भाई मेरे पास तीन तरीके के वैल्यूज है, ठीक है। या तो सिर्फ बैक स्लैश एन है, ठीक है, या फिर डिजिट के साथ बैक स्लैश एन है, या फिर किसी भी रैंडम कैरेक्टर के साथ बैक स्लैश एन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने इन चीजों को एलिमिनेट किया जो सिर्फ बैक स्लैश एन है, ठीक है। तो मैंने देख लिया भाई इफ आई इज नॉट इक्वल टू बैक स्लैश एन, ठीक है, कि जो वैल्यू है मेरे पास वो नॉर्मल बैक स्लैश एन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब नॉर्मल एक एंटर नहीं होनी चाहिए, एम्प्टी लाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने ट्राई किया कि भाई डेटा टू डॉट अपेंड इंट आई -1 तक, मतलब बैक स्लैश एन लास्ट की दो वैल्यूज हटानी है ना मेरे को। मैं -1 लिख रहा हूँ तो -2 पे रुक जा रहा है, दो लास्ट वैल्यू की क्यों दो वैल्यू डाली हट है? रही है। बैक स्लैश और एन है ना, जो हमारे पास डेटा था उसके अंदर ये बैक स्लैश और एन है ना, तो लास्ट की दो वैल्यूज तो उठाएंगे। हाँ। बढ़िया पॉइंट। हाँ जी, ओके। हम्म। स्पेस आपने स्पेस कब बढ़ाई फिर आपने? स्पेसिस थे, स्पेसिस थे ही नहीं ना उसमें। स्पेसेस होती है बहुत सारी, स्लैश। स्पेसिस है ही नहीं ना उसमें, वही तो पॉइंट है। स्पेसिस कहाँ पे है? मैं डेटा डॉट टेक्स्ट देखूं तो स्पेसिस कहाँ है? हाँ, ये एम्प्टी नेक्स्ट लाइन लाइंस है, ये। ये एम्प्टी लाइंस है पॉइंट, ये एम्प्टी लाइंस है। और वैसे भी स्पेसिस भी होते तब भी मेरा कोड उसको हैंडल कर लेता, क्योंकि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा ना कि अब बैकस्लैश एन के अलावा क्या है। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, बैकस्लैश एन हटा के जो भी बच रहा है, स्पेस बचे, कैरेक्टर बचे, स्पेशल कैरेक्टर बचे, नंबर बचे, कुछ भी बचे, मैं सिंपली उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया तो ऑब्वियसली वो एक डिजिट थी, तो ऑब्वियसली वो एक डिजिट थी, ठीक है। नहीं हुआ तो ये एरर कॉज कर देगा, वो पास हो जाएगा और हम्म। नेक्स्ट वाला उस पर आ जाएगा। तो कुछ भी आए, स्पेस आए, स्पेशल कैरेक्टर आए, कुछ भी आए, ये वर्क करेगा ही करेगा, ठीक है। ये वाला कोड फेल कहाँ पे होगा? ये वाला कोड फेल होगा जहां पे अगर आपके जो डेटा है उसके अंदर ट्रू फॉल्स वगैरह लिखे आने लग जाए, अगर डिजिटल अल्फाबेट के अलावा ट्रू और फॉल्स लिखे आने लग जाए, तो फॉल्स को वो जीरो में कन्वर्ट करता चलेगा, ट्रू को वो वन में कन्वर्ट करता चलेगा। तो दैट विल बी एन इश्यू। बट वो भी हम अगर ट्रू है उसके लिए पास लगा सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हो ना, if if I not equal to backslash n, और I not equal to, sorry, not equal to back backslash n। अच्छा नहीं, इसकी हमें नीड ही नहीं है, अगर ट्रू आया भी तो रीड तो वो एज अ स्ट्रिंग होगा ना, तो इसकी तो हमें नीड ही नहीं है, बुलियन में थोड़ा ना कन्वर्ट कर रहे हैं, और फुल प्रूफ कोड है, कुछ भी आ जाए उसमें वर्क करेगा ये, ठीक है। अब उसके बाद हमें निकालना क्या क्या था, हमें निकालना था सम, मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है। निकालने के लिए सम ले लेते हैं, चलो एक सम को पहले 0 डिफाइन कर देते हैं, एंड फॉर डेटा टू सम प्लस इक्वल्स आई, हम ऐड करते जा रहे हैं सम में, ठीक है, सम आ गया हमारे पास। उसके बाद हमें मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, तो मिनिमम इक्वल टू डेटा, एक मिनट, हम इसमें सिंपली ये भी तो कर सकते हैं ना, डेटा टू डॉट सॉर्ट लगा दिया। अब
मिनिमम इक्वल्स डेटा 2 में से 0 एंड मैक्सिमम इक्वल्स डेटा 2 में से -1। ठीक है, सब निकाल लिया, मिनिमम मैक्सिमम निकाल लिया, इसको बस स्लाइड करना है हमें, तो वी विल डू विद ओपन आउट और इसको हम मोड दे देंगे राइट एज एफ डॉट राइट सम हमारे पास सम में है, उसके बाद हमारे पास मेन चाहिए, मेन हमारा मेन नाम से वेरिएबल है उसमें है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद हमें मैक्स चाहिए, तो मैक्स हमारा मैक्स नाम से वेरिएबल है उसमें, ठीक है। इसके बाद मैंने राइट किया और डॉट क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इसका कुछ आउटपुट नहीं आएगा, बट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, रन हो गया। अब इसके बाद देखो तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको, हाँ, आ गया आउटपुट टेक्स्ट, सम आ गया, मिनिमम आ गया, मैक्सिमम आ गया। ठीक है, और जो आप कह रहे थे आपका सम सेम आया है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, दोनों वे हैं। अब दूसरे वाले वे को मैं थोड़ा सा क्लीन नहीं बोलूंगा, बस इसमें लाइक प्रॉब्लम्स हैं एंड इसको इस वाले कोड को मैं बहुत इजीली ब्रेक कर सकता हूँ, तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ऊपर वाला जो कोड है वो थोड़ा सा फुल प्रूफ है, उसको ब्रेक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सर। तो दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, और आप नीचे वाला मेथड यूज भी कर रहे हो तो आप इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो इस तरीके से कि आप एक्चुअली लेट्स से एफ ई ले लेते हैं, एफ ई इक्वल टू एफ कर लेते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हम एफ डॉट क्लोज कर देंगे, तो दिस इज अ लिटिल बेटर। मैं इसके बात कर दूं, सॉरी कौन सा, ये वाला नहीं, एक स्टूडेंट ने भेजा हुआ है ये सेम चैट जीपीटी पे है, हो सकता है। मैंने जो सॉल्यूशन दिया वो तो ये वाला है, इसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे एफ डॉट क्लोज कर दिया, हाँ इट शुड वर्क नाउ। एरर आ गया क्या, क्लोज फाइल। अच्छा, आप इटरेट पे कर रहे हैं, हम एफ ई पे इटरेट कर लेते हैं, तो फाइल तो क्लोज है ना। हाँ, आपके वाला कोड फिजिबल नहीं है, क्योंकि एक बार हम फाइल क्लोज कर देंगे फिर हम उसके ऊपर इटरेट ही नहीं कर सकते ना। फाइल क्लोज नीचे कर भाई सकते हैं ना ऊपर। हम कर तो सकते हैं, बट गेटिंग माय पॉइंट कि आप जब एक फाइल ओपन करके उसके अंदर लूप रन कर रहे हो, तो बेसिकली जितने टाइम आपका लूप चलेगा उतने टाइम आपकी फाइल ब्लॉक्ड है, एंड वी डोंट वांट कि हमारी फाइल ना बहुत टाइम तक ब्लॉक्ड रहे। गेटिंग माय पॉइंट। हाँ जी, हाँ जी। तो इस वजह से आपका मेथड थोड़ा सा फीजिबल नहीं लगा मेरे को। ठीक है, आई स्टिल गो विद माय मेथड, मेरे को ये वाला ज्यादा बेटर लगा है। ठीक है, तो यू कैन गो अहेड एज वेल, नोट डाउन कर लो। एक बार ये समझा सकते हो, इफ आई नॉट इक्वल टू स्लैश एन, सॉरी, इफ आई नॉट इक्वल टू स्लैश एन बता सकते हो एक बार आप? बेसिकली एम्प्टी लाइंस के लिए मैंने देखा ना कि जो एम्प्टी लाइंस है उनको स्किप कर दे हम सीधा। हाँ, ठीक है। एक एम्प्टी लाइन का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि एंटर दबा रखा हमने वहां पे, एंड एंटर का रिप्रेजेंटेशन इन पाइथन इज बैकस्लैश एन। हाँ जी। हाँ, कुछ समझ आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या डाउट आ रहा है इसमें? में एरर दबा ट्राई एक्सेप्ट फाइनली, हम्म, ठीक है, ऐसा पड़ा मैंने एक्सेप्ट। फिर ये जो आपने लिखवाया था ट्राई वाला, मैंने ट्राई करके देखा कुछ भी ट्राई मतलब जिस लाइन में एरर आ सकता है उसको ट्राई में डाल देते हैं, एक्सेप्ट कि भाई अगर एरर आ गया तो उसकी जगह पे हमें करना क्या एरर दिखाने की जगह, और फाइनली तो जो भी आप लिखोगे वो तो रन होएगा ही होएगा, दैट सिंपल। इसका आंसर क्या आ रहा है सर? मेरा
सम मैं तो सिर्फ फाइल में आउटपुट करवा दिया ना, दिस आर द आंसर्स। हाँ दिखा रहा हूँ, एक मिनट। सम हम दोनों को सेम ही आया है। बट वो अगर हम तो हम्म। अगर हम स्लैश एन नॉट इक्वल टू कर रहे हैं तो फिर हमें अपेंड हम -1 से क्यों कर रहे हैं? दो आखिरी डिजिट नहीं ले लेते अगर हम नहीं स्लैश एन को ऐसे नहीं 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 नहीं, द पॉइंट इज कि हमारे पास ना 3 तरीके की वैल्यूज है। एक सिर्फ बैक स्लैश एन है, दूसरा किसी भी कैरेक्टर के साथ बैक स्लैश एन है, ठीक है। सॉरी, 2 तरीके की है, एक नॉर्मल बैक स्लैश एन है, एक किसी भी कैरेक्टर के साथ बैक स्लैश एन है। जहां पे हाँ भी एम्प्टी लाइन है दैट इज नॉर्मल बैक स्लैश एन, सिर्फ बैक स्लैश एन है वो, ठीक है। और किसी भी कैरेक्टर के साथ है तो वो कैरेक्टर लिखा हुआ है, तो उसके साथ भी बैक स्लैश एन आता है। जब रीड लाइंस करते हो तो बैक स्लैश एन भी रीड करता है। पॉइंट यस सर। है ना। तो इस वजह से मैंने सिर्फ एम्प्टी लाइंस वाला जो था जिसमें सिर्फ बैक स्लैश एन आएगा उसको यहाँ पे रिमूव किया है। जो कैरेक्टर के साथ बैक स्लैश एन है उसको तो मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ -1 से। बाकी का कोड समझ आया होगा, अगर रीड राइट वाला भी समझ नहीं भी आया तो। नहीं, नहीं क्या नहीं आया। समझ आया? तो पूरे क्लास समझ में नहीं आया। अरे अभी कल का ही दिखा तो ये वैल्यू क्या होता है, अब मैं आपको बताऊं, हम्म ठीक है। और ऊपर बताओ, फिर तो मुझे पता है। अब बस वैल्यू का ट्राई थोड़ा ट्राई एक्सेप्ट मैंने अभी तो बताया कि ट्राई एक ऐसी लाइन ऑफ कोड लिख रहा हूँ जिसके अंदर मैं एरर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एरर आ सकता है, ठीक है। अगर इसके अंदर एरर नहीं आता तो ये लाइन चल जाएगी, अगर एरर आ जाता है तो ये लाइन चल जाएगी। ये वैल्यू एरर की ये इसकी नीड ही नहीं, हटा दो इसे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोड सेम ही है। तो ट्राई के साथ एक्सेप्ट होना जरूरी है। हाँ, ट्राई के साथ हमेशा एक्सेप्ट आता ही आता है। तभी तो पास किया, मेरे को एक्चुअली कुछ करवाना थोड़ा ना कि अगर एरर आया तो भाई अगले पार्ट पे आ जाओ, इसलिए मैंने पास कर दिया यहाँ पे। जहाँ पास कीवर्ड आपको बताया नहीं था शायद से मैंने, आप इफ वगैरह के अंदर पास डाल सकते हो ताकि वो कंडीशन स्किप करने के लिए, कि जैसे मान लो आपने इफ एल्स लिखा हुआ है, ठीक है। आपको अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू होती है तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसके अलावा सारी कंडीशन हमें करना है कुछ, राइट। तो मैं इफ ये देन पास कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे मैं इसकी जगह पे कंटिन्यू भी लिख सकता था क्योंकि ये लूप के अंदर चल रहा है इन दी एंड, राइट। तो दैट विल वर्क एज वेल। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या करना है। ऊपर करें। आगे भी नहीं समझ आ रहा। चलो फाइल हैंडलिंग का मैं मान सकता हूँ कि नहीं समझ आ रहा। ट्राई एक्सेप्ट तो समझ आ गया होगा अभी अभी, है ना। बाकी कोड तो जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वही है। क्या नहीं समझ आ रहा पूछो। तो मैं तो ट्राई करूंगी। क्या बोल रहे हो मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा। मैं पूछ रहा हूँ कि कोड पढ़ो, एक एक लाइन का मतलब बता सकते हो मेरे को। जैसे इफ आई नॉट इक्वल रैंडम लाइन थोड़ा ना पढ़ोगे, शुरुआट से फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करो। और आई एम डेटा, मतलब आई में वो डेटा बनाना है। नहीं, ये तो लूप्स की क्लास में बताया था। पाइथन में कैसे डाला, वो रीड किया कोलैब में। अच्छा, वो मैंने बताया था ना कि यहाँ, अच्छा आपको नहीं बताया, यहाँ पे ये फाइल का ही है ना, यहाँ पे जाने जाना होता है आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे अपलोड का सिंबल है, ठीक है। किसमें पी वाई स्क्रिप्टर, पाइथन का स्क्रिप्टर समझा नहीं किस चीज का। पी वाई स्क्रिप्टर कुछ तो होगा, मेरे को आइडिया नहीं है, कोई तो आइडिया होगा। पाइचाम होता है, पाइचाम की बात कर रहे हो। लैपटॉप ले आओ एक बार। अरे आराम से। ध्यान से चलो यार। ऐसे ही। तो इसमें
हाँ, इसमें तो आपने फाइल मैनेजर ही खोला हुआ है ना। हाँ, तो आप इसको रीड कर लोगे। ये फाइल कहाँ है, जो पाइथन की फाइल है वो कहाँ है? कहाँ कहाँ पाइथन का कोड कहाँ लिख रहे हो? अरे कहाँ कहाँ लिख रहे हो? कैसे हटाओगे बताओ? ये आपका यहाँ पे मॉड्यूल 1.py था। ठीक है, अब आपका मॉड्यूल 1 एक्चुअली सेव्ड कहाँ पे है? मॉड्यूल 1 सेव्ड कहाँ पे है आपका? पीसी में कहाँ पे? पीसी तो है पूरा आपका। आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो जिसको आपको चलाना ही नहीं आता। तो हाँ, मतलब पता तो फाइल पता होनी चाहिए, तभी तो आप डेटा को टेक्स्ट। अब छोड़ो, इसमें आप बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज डेटा कहाँ है हमारा? डेटा वाली फाइल कहाँ गई? ये है ना। अच्छा, आपके एक्सटेंशन नहीं आते हैं, तो इसे कॉपी एज पाथ कर लेना, और जहाँ पे भी आप डेटा मेंशन करोगे वहां पे ये पूरा पाथ पेस्ट कर देना। हाँ, अनुष्का पे वापस आते हैं। मतलब ये जो आपने नोट्स रखा लिस्ट के अंदर है। क्या लिस्ट के अंदर है? डेटा एक लिस्ट है। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट लाइन। नहीं, उस लाइन का मतलब कहाँ बताया आपने? लिस्ट के अंदर डेटा है। हाँ, डेटा ही एक लिस्ट है, डेटा नाम से एक लिस्ट है। हाँ, तो फोर आई इन डेटा का क्या मतलब हुआ? वो जैसे वेरिएबल आई से रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल आई, हाँ, आई एक वेरिएबल है बिल्कुल। मतलब क्या हुआ लाइन का? आई एक वेरिएबल, हाँ, वो जो डेटा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। नहीं, फोर आई इन डेटा का मतलब हुआ कि जो लिस्ट में एलिमेंट्स है, तो मैं एक एक एलिमेंट पे जा रहा हूँ। मतलब जब पहली बार चल रहा है तो आई की वैल्यू जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हो रही है, सेकंड बार चल रहा है तो आई की वैल्यू सेकंड एलिमेंट हो रही है। ठीक है, सेकंड लाइन। नॉट इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू बैकस्लैश एन। मतलब ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर नहीं है तो क्या हो रहा है? चलो, ट्राई एक्सपेक्ट तो पता ही है आपको, वो तो बता ही दोगे। इस लाइन में बताओ क्या कर रहे हैं हम? पेंड मतलब उसके बाद वो मतलब एक ऐड है ना, मैंने पेंड 45 ठीक है, सही बोल रहे हो आप। अंदर क्या हो रहा है ब्रैकेट के? -1 अरे बिल्कुल ही अंदर पहुंच गए। -1 क्या -1? ये तो n डबल स्लैश जो भी है बैकस्लैश एन है जी। -1 कोड ही है, इतना ही है, ठीक है ना, इसके आगे कुछ नहीं है। नहीं पता, ऐड हो रहा है अपेंड। आपने अपेंड का एकदम सही बताया, आप बस अंदर वाला बताओ अब। अपेंड का आप सही बता रहे हो, कितना पार्ट नहीं चल रहा। उसमें वो मार्क भी करता है, वहाँ पे दिक्कत है ना। अब देखो वहाँ पे क्या दिक्कत है उस लाइन में। पूरे से -1 एंडिंग में जाके होगा बस इतना। किसकी एंडिंग में जाके होगा? डेटा 2 के डेटा 2 के क्यों होगा? जो हमारा डेटा है आप डेटा 2 तो छोड़ दो, आप अपेंड छोड़ दो, आप अपेंड छोड़ दो, अंदर वाला बताओ सिर्फ। अंदर वाला क्या हो रहा है? और आई और ब्रैकेट और कॉलन वगैरह का कुछ मतलब नहीं है। अच्छा चलो, इतना पार्ट बताओ। आप असाइनमेंट करने स्टार्ट नहीं किया आपने? 3 से 4 क्वेश्चन करें बस। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, स्लाइसिंग का पार्ट है जो हम स्लाइसिंग करते हैं डेटा के ऊपर। ठीक है, आई जब मेरा एक एलिमेंट है डेटा 2 का, राइट, सॉरी डेटा का एक एलिमेंट है, और मैंने बताया कि भाई हर एक एलिमेंट के बाद हमारे पास बैकस्लैश एन आ रहा है।
तो मैं उसे क्या बोल रहा हूँ कि शुरुआत से लेके लास्ट सेकंड कैरेक्टर तक जितना भी डेटा है वो सारा निकाल लो, एक्सट्रैक्ट कर लो। जैसे 58 बैकस्लैश n आया, ठीक है, तो इसमें से सिर्फ 58 निकाल के देगा ये मेरे को। 58 टोटल डेटा था, नंबर्स नहीं चाहिए बेसिकली। देखो जैसे जो मेरा डेटा था वो कुछ इस तरीके का है, 58 बैकस्लैश n या फिर 8 बैकस्लैश n, ठीक है। मैं उसे क्या बोल रहा हूँ, -1 पे -1 तक मेरे को डेटा दे दो। वो एक पहले रुक जाता है तो यहाँ पे रुक जाएगा, लास्ट के 2 कैरेक्टर नहीं देगा, इसमें भी लास्ट के 2 कैरेक्टर नहीं देगा, ठीक है। हमारा बचा 58 यहाँ पे, हाँ जी, ऊपर 58 बचा, नीचे 8 बचा। अगर आप कोड देखो तो उसके बाद मैंने इसको इंट के अंदर डाला है ना। अभी क्या हो रहा है भाई, 58 और 8 जो है ना वो कोड्स के अंदर है, मतलब स्ट्रिंग्स है, तो मैंने उसको प्रॉपरली 58 एंड 8 में कन्वर्ट कर दिया, नंबर्स में, इंटीजर्स में कन्वर्ट कर दिया, है ना, और उसको डेटा 2 में सेव कर लिया। ये सारी चीजें तो पहले पढ़ी हुई हैं आपने। तो सर अगर हम -1 करेंगे तो फिर वो बस n हटाएगा, स्लैश को हटाएगा वो? नहीं नहीं, एक पहले रुक जाता है ना, हम हमेशा एक एक्स्ट्रा देते हैं ना जहाँ पे हमें रोकना होता है उससे, हाँ हाँ। मतलब अप टू -1 देना है ना मेरे को, तो -2 भी निकाल रहा है ये, समझ आया। लास्ट वाला आया, ठीक है हाँ। बेसिकली देखो ना, यहाँ पे देखो, दिस इज -1, दिस इज -2, राइट। यस। जब भी मैं लास्ट में नंबर लिखता हूँ तो मैं हमेशा एक बढ़ा के लिखता हूँ, मेरे को -2 तक चाहिए था तो मैं एक बढ़ाऊंगा तो -1 हो गया, हम्म। है ना। अगर आप -2 लिखते तो? मैं -2 लिखता तो वो यहीं पे रुक जाता, मतलब सिर्फ 5 देता, और इस वाले केस में कुछ भी नहीं देता। हाँ जहाँ ठीक पे भी है। आपको ब्रेक लगाना होता है उसके आप एक एक्स्ट्रा देते हो ना। हाँ बट फिर वो स्लैश आना चाहिए ना, यही तो मैं क्यों आना बोल रहा हूँ कि चाहिए? स्लैश आना चाहिए। क्योंकि अगर आप -2 पे हो तो फिर -2 पे तो 8 तक, 5 तक आएगा, आप क्या कर रहे थे? ठीक है, ए में से हम लेते हैं -2 तक बोल रहे हो आप, राइट। हाँ जी। 5 आएगा सिर्फ, -1 करूंगा तब 58 आएगा, करेगा पॉइंट। क्योंकि पूरा लेने के लिए हम क्या करते हैं, पूरा लेने के लिए मैं सिंपली ऐसे छोड़ देता हूँ, इससे मेरा पूरा आता है, राइट। हम्म। -1 लिखता हूँ अगर मैं, तो 58 बचता है, क्योंकि -1 ये है और इससे एक पहले रुक जाता है वो। अनुष्का ने एक क्लास मिस करी और उसको पहले का भी सारा भूल गई, वो पहले का भी सारा भूल गई। ये कोई डाउट किसी को, रन हुआ कोड, कोई इशू एरर वगैरह कुछ आ रहा है पीछे, हो गया नहीं हुआ, क्या इशू आ रहा है, अपलोड ही नहीं हुआ, अपलोड नहीं हो रहा, आपने क्या किया है, कहीं पे भी क्लिक नहीं करोगे ना। अच्छा, फाइल सिस्टम में चले गए हो, कोई इसको कनेक्ट कर लो और अब अपलोड करना, वो अपने ऊपर जो ऊपर डॉट, 2 डॉट आते हैं ना, उस पर क्लिक कर दिया था तो आप फिर फाइल सिस्टम के अंदर चले जाते हो, यहाँ पे आपने ना इन पे क्लिक किया होगा,
इधर देखो ना, मैं क्या दिखा रहा हूँ, आपने इस पे क्लिक किया था, इस पे नहीं क्लिक करना, यहाँ पे इस पे करना है। इसका पूरा टाइम यही करने में निकाल देंगे हम। कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंसेप्ट है एक। ठीक है, आप लोग करो, इतना हम डिस्कस करते हैं क्या कंसेप्ट है। ठीक है, कोड वगैरह पे हम फिर चलेंगे बाद में। ठीक है, तो आज जो हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज कॉल्ड ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसका देखो मेन कंसेप्ट क्या है। अगर मैं बहुत देखो, वैसे तो आपको ऊप्स की ना बहुत सारे टेक्निकल डेफिनेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, मेन यूजेज या मेन कंसेप्ट क्या है ऊप्स का, इज कि भाई जब मैं कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, अब अभी तो मैं बहुत छोटे छोटे पीस ऑफ कोड लिख रहा हूँ, मुश्किल से 10-20 लाइन की कोड लिख रहा हूँ, राइट। पर जब मैं किसी बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क करता हूँ तो वहां पे 100-150 लाइन के कोड हो जाते हैं, है ना। अब मैं इतनी सारी लाइन्स ऑफ कोड को बेसिक से फंक्शंस में भी अगर मैं रैप कर रहा हूँ, तब भी उसको मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो हम ना कोड को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना, एक प्रॉपर मैनेजेबल वे में लिखना इज बेसिकली ऊप्स। ठीक है, वैसे अगर आप टेक्निकल डेफिनेशंस पे जाओगे तो इसमें व्हेन यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन और इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड the structure of your code is based on those objects, then it's oops. But in the very basic terms, भाई जो आप थोड़े से मैनेजेबल वे में लिखते हो वो होता है oops। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है oops। ठीक है, किसी भी कोड को जितना मर्जी बड़ा हो, जितना मर्जी छोटा हो, जब तक हम उसको एक स्ट्रक्चर में लिख रहे हैं तो हम बेसिकली oops की कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब कई सारी हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं जो oops को सपोर्ट नहीं करती, कई सारी होती हैं जो करती हैं। पाइथन प्योरली oops को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब इसके अंदर ना वैसे तो टर्म्स आते हैं। क्या? हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा आपने? नहीं नहीं, ऊप्स इज अ कंसेप्ट, या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है। गेटिंग अ पॉइंट, कि जावा भी ऊप सपोर्टेड है, सी प्लस प्लस भी ऊप सपोर्टेड है, पाइथन भी ऊप सपोर्टेड है, रस्ट आर सभी ऊप सपोर्टेड होते हैं। ठीक है, अगर मैं एक बेसिक लैंग्वेज की बात करूं, जैसे सी है, सी में ऊप सपोर्टेड नहीं होता। हाँ, सी को आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बना सकते। ठीक है, या फिर अगर आपकी मैं बात करूँ लो लेवल लैंग्वेज जैसे असेंबली वगैरह पे चले जाएं, तो उसके अंदर बिल्कुल भी सपोर्टेड नहीं होता। तो दैट्स द पॉइंट। या सो अब इसके अंदर जो कंसेप्ट्स होते हैं, मैं 3-4 कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, जो मेरे मेन 4 कंसेप्ट्स हैं, उसके सबसे पहले हम क्लासेस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। द मेन कंसेप्ट इज एनकैप्सुलेशन। ये कंसेप्ट का नाम है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का बेसिक सा मतलब कि भाई जब आपने लाइंस ऑफ कोड थी, ठीक है, उसको रैप कर दिया एक फंक्शन के अंदर, दैट इज एनकैप्सुलेशन। आपने फंक्शंस को रैप कर दिया एक क्लास के अंदर, क्लास के बारे में अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो दैट इज एनकैप्सुलेशन। बेसिकली आप पीसीस को रैप करके एक यूनिट बना रहे हो। करेंगे पॉइंट, कि आप या तो मल्टीपल लाइंस हो सकती हैं, या मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, या मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी पीसीज है, ठीक है, उनको आप रैप करके एक यूनिट बना रहे हो। कोड छोटा नहीं होता, कोड एक्चुअली बड़ा हो जाता है इससे। बट बेसिकली द पॉइंट इज कि मान लो मेरे पास 10 लाइन ऑफ कोड लिखा है, अभी वो सेपरेटली सेपरेटली पड़े हुए हैं, राइट। मैं उन 10 की 10 लाइन को लेट से एक नाम दे दिया, सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। ठीक है, जो हम ये फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये ऊप्स के टर्म से इसको एनकैप्सुलेशन बोला जाता है। एनकैप्सुलेशन आपके एक स्टेप आगे भी जाता है कि अब मेरे पास मान लो मल्टीपल फंक्शंस है, मैं उसको एक क्लास के अंदर भी रैप कर सकता हूँ। ठीक है, एंड मल्टीपल क्लासेस है, उसको मैं एक मॉड्यूल के अंदर भी रैप कर सकता हूँ। तो हियरार्की होती है लाइन ऑफ कोड, लाइन ऑफ कोड आते हैं फंक्शंस के अंदर, फंक्शन आते हैं क्लासेस के अंदर, क्लासेस आती हैं मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक है, ठीक है, अभी तो हम मॉड्यूल्स वगैरह पे इतना ज्यादा वर्क नहीं कर रहे, बट धीरे धीरे चलेंगे उस पर भी। ठीक है, दिस इज बेसिकली एनकैप्सुलेशन। ठीक है, अगला कंसेप्ट जो आपके पास आता है दैट इज इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इनहेरिटेंस का बेसिक सा मतलब क्या होता है कि भाई देखो, मान लो ये मेरी लाइंस ऑफ कोड थी, ये 4 जो सर्कल्स हैं, इज आर लाइन ऑफ कोड। ठीक है, मैं इस पे कोड एल लिख देते लाइन के लिए। ठीक है, ये सब मेरी लाइंस है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन दोनों लाइंस को एक फंक्शन के अंदर रैप कर दिया, यहाँ पे एक एनकैप्सुलेशन हो गया।
इन दोनों लाइंस को एक दूसरे फंक्शन के अंदर रैप कर दिया, दिस इज एनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन दोनों फंक्शन को भी एक क्लास के अंदर रैप कर दिया, दैट इज ऑल्सो एनकैप्सुलेशन। हिरार्की बना रहे हैं बेसिकली, एक तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, ये कंसेप्ट है एनकैप्सुलेशन का। अब इसके अंदर जो ऊपर वाली नोड होती है लेवल, मतलब अगर मैं इसको लेवल 1 कह दूं, इसको लेवल 2 कह दूं, इसको लेवल 3 कह दूं, ठीक है, तो जो लेवल 3 है दैट इज माय चाइल्ड ऑब्जेक्ट, उसमें वीबीए में भी था, दिस इज कॉल्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट, दिस इज माय पेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो गेटिंग माय पॉइंट कि भाई एक पेरेंट के ये चाइल्ड्स है, ठीक है, ये चाइल्ड मिलके पेरेंट को बनाते हैं, राइट, इसको हम पेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं इस लेवल की बात करूंगा तो दीज आर द चाइल्ड ऑब्जेक्ट फॉर दिस पेरेंट। गेटिंग माय पॉइंट कि भाई ये पेरेंट, ये उसके चाइल्ड, और अगर इनको पेरेंट मान के मैं इनको चाइल्ड बोल सकता हूँ। आप इसको बेसिकली ग्रैंड पेरेंट बोल लो, अगर लाइक समझने के लिए समझना है। ठीक है ना, इतना समझ आया? तो अब भाई देखो, जो क्लासेस हैं या फंक्शंस हैं, इनके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब कुछ फीचर्स हो सकते हैं, कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं, राइट, कुछ फीचर्स कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं, राइट। तो बेसिकली अगर मान लो इसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, लेट्स से ए नाम से, तो ये ए जो प्रॉपर्टी है ये मैं इन फंक्शंस को इनहेरिट कर सकता हूँ, और इन फंक्शन से ये इन लाइंस के पास भी जा सकती है। बेसिकली जैसे आपके फैमिलीज के अंदर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता है कि भाई ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पेरेंट्स को मिलती है, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी फिर चाइल्ड को मिलती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो उस तरीके से बेसिकली इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यहाँ पे भी वर्क करता है। ठीक है, तो आपको एनकैप्सुलेशन समझ आया, इनहेरिटेंस समझ आया। ठीक है, अब एक कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट क्या कहता है कि मान लो मैंने ना एक फंक्शन बनाया कैट के नाम से, एक फंक्शन बनाया, डेफ लिख देता हूं इसके आगे। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया कैट के नाम से, इसी तरीके से डिफाइन करते हैं उसे, राइट। अब अंदर मेरे को कुछ भी करना हो, अंदर का मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं एक फंक्शन बनाया कैट के नाम से। अब सेम कोड के में, मतलब जब मैंने ये फंक्शन कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मैं 10-12 लाइन नीचे आ गया, क्या मैं उसके बाद दोबारा डेफ कैट बना सकता हूं? मैं थोड़ा सा नीचे आके दोबारा एक फंक्शन बना सकता हूँ कैट के नाम से? कैसे, क्यों? ठीक है, चलो आपने फंक्शन बना दिए दोनों, ठीक है, मैंने कैट को कॉल किया, तो कौन से कैट पे जाएगा? तो वो जाएगा किस कैट पे? क्या, सॉरी? नहीं, वो एरर ही दे देगा, वो कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, आप नाम चेंज करके तो डेफिनेटली बना सकते हो। ठीक है, सेम नाम से दो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट कह रहा हूँ, सेम नाम से दो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकते कोड के अंदर बाय डिफॉल्ट। कीवर्ड इज बाय डिफॉल्ट। हम एक्चुअली करवा सकते हैं सेम नाम से दो फंक्शन एग्जिस्ट भी, बट व्हेन दे आर इन डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, तो लेट्स से मैंने इसका नाम क्लास 1 रख दिया, इसका क्लास 2 रख दिया, तो अब ये सेम नाम से दोनों फंक्शन वैलिड है। ठीक है, इसी कंसेप्ट को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं कि भाई सेम नाम से मैं दो ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट नहीं बना सकता, बट इन ऊप्स मैं उनको डिफरेंट पेरेंट्स अंदर रैप करके सेम नाम से भी दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। इस तरीके से होता है, फिर जब हमने क्लास के अंदर किया ना, तो आप लिखोगे पहले क्लास 1 डॉट कैट। ये समझ आया? ठीक है, इतने ही बेसिक कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, सॉरी, क्लास का मतलब कुछ नहीं होता, क्लास का मतलब बेसिकली फंक्शंस को मैं रैप करके एक क्लास बना देता हूँ। गेटिंग योर पॉइंट कि मतलब इसमें देखो ऐसे जो फंक्शन भी है, और फंक्शन का मतलब पूछोगे तो वर्ड का कुछ मतलब नहीं है ना। नहीं, वो पूछी कुछ अलग चीज रहा है। नहीं नहीं, वो एक्चुअली पूछा क्लास जो लिखा है, इस क्लास का क्या मतलब है। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? इसका कुछ नोट्स वगैरह बनाने, कुछ नोट लेना है इस चीज का? नहीं लेना? क्लियर है? तो इजी लगा है। हाँ, अरे देखो,
अच्छा, हम इसमें सबसे पहले तो सिंपल सा कोड लिख लेते हैं ना। देखो इसके अंदर ना जो तीन कंसेप्ट हमने मेजरली पढ़े, ठीक है, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस अभी एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, अभी हम दो सिंपल वाले कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इनहेरिटेंस वी विल ट्राई कि हम कल कवर करेंगे, कि अभी फिर टाइम भी हो जाएगा। आपको नहीं जाना है? नहीं, आपको जाना होगा भाई। ठीक है, अब देखो मैं सिंपल सा एक कोड एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ साउंड के नाम से, ठीक है। मैं एनिमल साउंड्स की बात कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। मैंने इसके अंदर रिटर्न किया, स्क्रीनशॉट करी हो क्या आपने? सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल डू दैट। या मैं सिंपल सा फंक्शन बनाया, उसमें मैंने एक सिंपल सा वर्ड बाक रिटर्न करवा दिया, ठीक है। ये डॉग की साउंड है, लेट्स से मेरे को कैट की साउंड भी बनानी है, तो मेरे को नाम दोनों का साउंड ही चाहिए। देखो सबसे पहले तो ये एनकैप्सुलेशन है, यही एनकैप्सुलेशन होती है आपकी, ठीक है। डेफ एक और साउंड बनाया मैंने, ठीक है। इसके अंदर मैंने हिडन पर कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास दो फंक्शंस हुए, ठीक है। अब मैं इनमें से मतलब बेसिकली बाय डिफॉल्ट एक कोड एरर दे देगा, और मैं यहाँ पे सिर्फ साउंड को रन कर दूंगा ना, तो कंफ्यूज हो जाएगा। अरे, तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसको मैं रन करूंगा। जैसे लास्ट लिया, अपडेट कर दिया इसने, ठीक है, लास्ट लिया इसने। मेरे पास कोई भी वे नहीं है मैं साउंड पे जा सकूं इस वाले पे, राइट। वो लास्ट वाला बेसिकली वेरिएबल की तरह हो रहा है ना। जैसे वेरिएबल की हमने a इक्वल टू 1 किया, उसके बाद अगर a इक्वल टू 5 लिख दोगे तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी, 1 नहीं रहेगी। तो इस तरीके से अपडेट हो गया ये, राइट। बट मेरे को लेट से दोनों चाहिए, तो मैं अलग अलग क्लासेस के अंदर इनको रैप कर दूंगा, ठीक है। बट बिफोर डूइंग दैट मैं दो एक एक फंक्शन और बनाता हूँ, ठीक है। इनका नेचर के हिसाब से बना देता हूँ एक फंक्शन और। मैंने किया डेफ नेचर, ठीक है। इसके अंदर फ्रेंडली लिख लेते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली एक मैं कैट के लिए भी कर लेता हूँ, एंड इसके अंदर मीन लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनको मैं इनकी क्लासेस में डाल देता हूँ, ठीक है। तो आई विल डू क्लास डॉग, ठीक है। एंड जो ये दोनों फंक्शन है ये मेरे डॉग क्लास के पार्ट है, ठीक है। एंड आई विल डू क्लास कैट। हाँ, जब मैं क्लास बना रहा हूँ उसके आगे मेरे को ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये दोनों मेरे कैट क्लास के फंक्शन है, समझ आया? तो व्हाट आई कैन डू इज, मेरे को लेट्स से डॉग की साउंड देखनी है जो मैं पहले नहीं देख पा रहा था, तो आई सिंपली डू डॉग डॉट साउंड, ठीक है। रन करेंगे, बस डॉग की साउंड आ गई, ठीक है। मैं कैट डॉट साउंड करूंगा, कैट की साउंड आ जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। मैं कैट डॉट नेचर करूंगा, वो कैट का नेचर बता देगा, समझ आया? सारे साथ में आप मतलब कैट डॉट नेचर डॉग डॉट नेचर ऐसे लिख लो सब कुछ, ये दोनों बता देगा। अच्छा, ये प्रिंट करना पड़ेगा इसको। क्या आप क्या बोल रहे हो, बोलो। हाँ जी, बाकोमा फ्रेंडली वैसे देखना है, वैसे दिखा देते हैं। उस प्रिंट में आप खोमा करके डाल दो, उसमें आ जाएगा। वो तो प्रिंट कर रहे हो ना आप, तो कैट का नेचर डॉग का नेचर दोनों का आ गया मीन फ्रेंडली, किसी भी तरीके से कर लो। कहने का पॉइंट कि वो तो बेसिकली आप बस कॉल कर रहे हो एक फंक्शन को, आप एक फंक्शन को बस कॉल कर रहे हो। हाँ, अब चारों को चारों आ जाएंगे, एक ही फंक्शन को 4 बार कर लोगे वो 4 बार आ जाएगा, जैसे मर्जी कर लो आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले लाइन ऑफ कोड है, उसको एक फंक्शन के अंदर रैप किया, दिस इज एनकैप्सुलेशन। दो फंक्शंस थे, इसको एक क्लास के अंदर रैप किया, दिस इज आल्सो एनकैप्सुलेशन, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये मेरे चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये पेरेंट ऑब्जेक्ट है, इसमें
ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट है साउंड एंड नेचर, और कैड इज पेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना समझ आया। अब जो हमारे पास एक और कंसेप्ट था पॉलीमॉर्फिज्म, वो आप देखोगे साउंड और नेचर के नाम से मैंने दो दो फंक्शन बना रखे हैं, बट इट इज अलाउड क्योंकि वो डिफरेंट क्लासेस में है। ठीक है, एक बार आप इतना नोट करो, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट मैं दिखाता हूं। आई डोंट थिंक सो कि अभी हमें स्टार्ट करना चाहिए, तब दिखाऊंगा। ठीक है, आप पहले इतना नोट करो। ओके, ठीक है, इतना क्लियर है अभी? कोई डाउट? पक्का आगे बढ़े, सबने लिख लिया? ठीक है, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी ग्रैब अ पीस ऑफ कोड। ना, आई विल डू वन मोर थिंग कि मैं आप भी ना, आपको भी एक पीस ऑफ कोड भेज रहा हूँ। ठीक है, उसको ओपन करो, उसको रन करना। ठीक है, एंड जस्ट सी कि आपको कितना वो कोड कितना समझ आ रहा है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। भेज रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, मैंने आपको एक पीस ऑफ कोड भेजा है, आपको निकलना है, आप निकल जाओ, मैं अभी आगे कुछ ज्यादा समझाऊंगा नहीं। ठीक है, द ओनली टास्क इज कि भाई इसके कोड के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुझे अब एक बार रिकॉर्डिंग देखना तो इजीली क्लियर हो जाएगी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हम। ठीक है, हाँ, तो जो मैंने पीस ऑफ कोड भेजा है वो एक बार देखो, खोलो अपने पास और रीड आउट दो उसे। ठीक है,
एंड देखो आपको कितना समझ आता है कितना नहीं आता है। और डोंट थिंक कि जो पीछे जो मैंने कोड भेजा है ना उसके अंदर एक आपका इस तरीके से ये है इनिट वाला फंक्शन। ठीक है, एक काम करता हूँ, या तो पहले ना इनिट वाला पार्ट समझा देता हूँ, 5 मिनट बैठ सकते हो, है ना? 5 मिनट में इनिट वाला ये इनहेरिटेंस वाला पार्ट समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखो, जब भी मैं एक कुछ भी इनहेरिट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, एक पेरेंट ऑब्जेक्ट से चाइल्ड ऑब्जेक्ट में, ठीक है, तो मेरे पास उस पेरेंट ऑब्जेक्ट के पास पहले वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी मैं क्लासेस की बात करता हूं, तो अगर मैं एक फंक्शन की बात करूं तो उसमें तो मैं ब्रैकेट में पैरामीटर्स वहीं पे डिफाइन कर सकता हूं, राइट? सो दोज आर द प्रॉपर्टीज फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन। वो चीज मैं इजीली उस फंक्शन के अंदर यूज कर पाता हूं। वो भी इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। ठीक है, क्लासेस में ना एक प्रॉब्लम क्या होती है कि क्लासेस के पास बाय डिफॉल्ट में ब्रैकेट्स वगैरह नहीं लगाते, राइट? तो उसके पास जो प्रॉपर्टीज मेरे को असाइन करनी है क्लास को, वो मैं ब्रैकेट्स के अंदर नहीं कर सकता। तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास ना क्लास के अंदर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, इट्स कॉल्ड इनिट। इनिशियलाइजेशन फंक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, नाम होता है इनिट। जैसे आपने पास जो कोड है, या जो अगर आप स्क्रीन पे भी देखो, तो यहाँ पे डेफ इनिट लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, ये नाम आप चेंज नहीं कर सकते, दिस इज द की वर्ड, ये ऐसे ही रहता है। ठीक है, इसके अंदर आप इस क्लास की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने कैट डॉट नेचर किया था, मैंने कैट डॉट नेचर किया था ऊपर, तो मैंने क्लास में से एक फंक्शन कॉल किया था। मैं अगर डॉट नेचर हटा दूं, तो मैं सिर्फ कैट भी छोड़ सकता हूं, ये मैं क्लास को कॉल कर रहा हूं। ऑब्वियसली इसका कुछ आंसर नहीं आएगा, बट मैं यहां से इस तरीके से क्लास को भी कॉल कर सकता हूं, राइट? तो जब मैं क्लास को कॉल करता हूं, तो एक क्लास को कॉल करने पे उसका जो बाय डिफॉल्ट चीजें अगर मेरे को कुछ इनिशियलाइज करवानी है, ठीक है, इसको बेसिकली एक क्लास को स्टार्ट करना, इनिशियलाइज करना बोलते हैं, कि भाई जैसे ही क्लास को कॉल किया जाए कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हो जाए, तो वो चीज मैं डालता हूं अपने इनिशियलाइजेशन फंक्शन के अंदर। ठीक है, सबसे पहला ही फंक्शन मैं डेफ इनिट करके डिफाइन करता हूं, सेम यही कंसेप्ट रहता है। ठीक है, आप इसी तरीके से इनिट लिखते हो डबल अंडरस्कोर से। ठीक है, डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आप सेल्फ लिखते हो। ठीक है, अब वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ही है, राइट? नाम ही तो इसका डिफरेंट है, बाकी एक नॉर्मल फंक्शन ही है ये, राइट? इसको बस आपको ना कॉल नहीं करना पड़ता। जब आप सिंपली बैंकिंग को कॉल करते हो ना, क्लास का नाम बैंकिंग है, तो सिंपली बैंकिंग को कॉल करते हो, तो जो इनिट वाला फंक्शन है ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। समझा इतनी बात? बाकी फंक्शन जैसे चेक लॉगिन है, चेक है, इन सबके लिए आपको डॉट चेक लॉगिन डॉट चेक करके सेपरेटली कॉल करना पड़ेगा। इंट वाला फंक्शन आपका बाय डिफॉल्ट रन हो जाता है। ठीक है, ये तो समझ आया। इसके अंदर मेरे पास एक सेल्फ होता है। ठीक है, सेल्फ इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी कैरियर। जो भी मेरी क्लासेस की मैं प्रॉपर्टी डिफाइन करूंगा अपनी क्लास की, वो मैं सेल्फ के अंदर डिफाइन करता हूं, ताकि फिर मैं पूरे के पूरे सेल्फ को ही कहीं पे भी इनहेरिट करवा सकूं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल टू 0 किया। ठीक है, ये भी सेल्फ एक प्रॉपर्टी कैरियर है, उसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी क्रिएट करी बैलेंस के नाम से, और उसकी वैल्यू सेट कर दी 0। ठीक है, मैंने बेसिकली एक क्लास की प्रॉपर्टी सेट बना दी बैलेंस, जिसकी वैल्यू है 0, राइट? इनहेरिट करवाने के लिए मेरे को लेट से यहाँ पे इनहेरिट कराना था चेक के अंदर, मैंने यहाँ पे सिंपली सेल्फ लिखा। ठीक है, पूरा का पूरा जितनी भी प्रॉपर्टी थी क्लास की वो सारी यहाँ पे आ गई मेरे पास। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट बैलेंस करके इस फंक्शन के अंदर भी यूज कर पा रहा हूँ। पेरेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी थी बैलेंस, मैं चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर यूज कर पा रहा हूँ। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, समझ आया? अब मैं यहाँ पे सेल्फ के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज क्रिएट करूंगा, वो सारी की सारी इनहेरिट में कर सकता हूँ नीचे। बात समझ आइए? इनहेरिटेंस का कंसेप्ट समझ आया? कोई डाउट? इनिशियलाइजेशन फंक्शन समझ आया क्या होता है इनिट वाला? अपना सेल्फ समझ आया? ठीक है, बाकी फंक्शंस तो आपको बताइए, प्रॉपर्टी कैसे क्रिएट कर रहा हूँ समझ आया? एक किसी भी क्लास की एक प्रॉपर्टी क्रिएट कैसे करते हैं समझ आया? बस आप सेल्फ डॉट बैलेंस करते हो, मतलब बैलेंस प्रॉपर्टी का नाम है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल डिफाइन करते हो वैसे ही डिफाइन करना है, बट वेरिएबल के आगे सेल्फ डॉट वेरिएबल का नाम करना है, सिंपल सेल्फ डॉट लगाना है, वो एक क्लास की प्रॉपर्टी बन जाती है बस वो। बाकी आप नॉर्मली जैसे वेरिएबल डिफाइन करते हो वैसे ही करते हो इसे भी, सेम वही जो वेरिएबल के नाम वाले रूल्स होते हैं सेम यहाँ पे अप्लाई होते हैं। समझाया? अब नहीं हो सकते, इतनी बात बता रहा था मैं, इसी के बारे में जो डिस्कशन करेंगे इसी चीज के बारे में करेंगे बस। तो पढ़ने के लिए दिया क्या, आराम से आज पढ़ के आओ।
हाँ, मोस्टली समझ आ जाना चाहिए जितना मेरे को लगता है। लंबा बेशक है बट काफी सिंपल एक कोड है ये। हाँ, जितना भी अब तक हमने पढ़ा उसी की बेसिस पे कोड लिखा हुआ है पूरा। बल्कि आपकी जो फाइल हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग वगैरह थी, नहीं एरर हैंडलिंग शायद से होगी, एरर हैंडलिंग नहीं है इसमें। अ, नहीं, इसके अंदर एरर हैंडलिंग भी नहीं है। ये मैंने बस सेपरेशन के लिए। नहीं नहीं, ये बस कि ऊपर मैं क्लास डिफाइन कर रहा हूँ ना, यहाँ तक ये मेरी पूरी क्लास का कोड चल रहा है। नीचे फिर उस क्लास को यूज करने वाला कोड है। तो ये बस मैंने एक लाइन, मतलब विजुअल लाइन बना रखी है। हाँ, ये पूरा एक ही पार्ट है। चलो, अभी भी ठीक है ये। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कमेंट्स है सिर्फ। हाँ हाँ, तो तभी तो पूरे दिन का टाइम दे रहा हूँ, अब आराम से जाओ पढ़ के आना। बहुत मुश्किल तो नहीं है। आप लाइन बाय लाइन कोड एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो। नहीं नहीं, आपको बता रहा हूँ, लाइन बाय लाइन कोड एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो क्लास बैंकिंग से। है ना, कितना इजी है। 2 वर्ड्स लिखे हैं पहली लाइन में। क्लास डिफाइन कर दी। अगले में डिफाइन नहीं किया यहाँ पे बेसिकली। हाँ, टेक्निकली आप ठीक हो, डिफाइन किया यूनिट के नाम से। नहीं, सेल्फ यूजर में वो पासवर्ड क्या है पहले तो ये बताओ। जो ब्रैकेट में सेल्फ यूजर में वो पासवर्ड लिखा है ना, ये तीनों चीजें क्या है? यूजर ने वो पासवर्ड, चलो इनपुट लेने के लिए ठीक है। सेल्फ, सॉरी, हाँ, सेल्फ इज द प्रॉपर्टी कैरियर कहते हैं इसको। तो जितनी भी मैं क्लास की प्रॉपर्टीज बनाता हूँ सेल्फ के अंदर बनाता हूँ सारी। ठीक है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी मेरे को इनहेरिट करनी पड़ सकती है वो मैं सेल्फ के अंदर बनाता हूँ। बाकी आप प्रॉपर्टी नॉर्मली भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। ओके, बाय। सेल्फ फंक्शन, फंक्शन है ये तो सिंपल। हाँ। मतलब लॉगिन के हिसाब से चेक करके। जो हमने डिपॉजिट लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, अगर वो उसके इक्वल टू होता है, इसके इक्वल टू होता है, टू का मेंशन किया हुआ है, क्या नहीं किया बैलेंस के बैलेंस का कैसे पढ़ो। बैलेंस से तो हमारा अमाउंट के इक्वल टू होता है, फिर प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है? वैल्यू अपडेट कर रहे हैं ना बेसिकली। मतलब है कि जब मैं डिपॉजिट का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो सबसे पहले वो चेक कर रहा है कि भाई क्या मैं लॉग्ड इन हूँ, मैंने यूजर ने पासवर्ड से डाला हुआ है नहीं डाला हुआ है। और डाला हुआ है तो भाई जो भी अमाउंट मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ वो मेरे बैलेंस में ऐड हो जा रहा है। वैल्यू अपडेट कर रहे हैं बैलेंस की, बस जो बाय डिफॉल्ट 0 थी, मान लो मैंने 300 सबमिट किए तो बैलेंस 300 हो जाएगा ना अब। बिल्कुल। क्योंकि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, विड्रॉ करूंगा तो बैलेंस में से कम होएगा। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, ओके, लॉग आउट कर रहे हैं हम। ओके, और लॉग आउट हो जाए वो फिर भी फॉल्स लिखा है। देखो ना, ये इफ सेल्फ डॉट लॉग्ड इन, मतलब लॉग्ड इन मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जो कि मेरे को बताता है कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है।
इसकी वैल्यू एक स्विच की तरह चल रही है, ट्रू और फॉल्स में चलती है इसकी वैल्यू, ठीक है। लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू है तो मतलब यूजर लॉग्ड इन है, फॉल्स है तो मतलब यूजर लॉग्ड इन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इसमें लॉगिन चेक कर रहा है वो कि यूजर ऑलरेडी लॉग्ड इन है या नहीं है। अगर लॉग्ड इन है तो लॉग आउट कर दो, बस फॉल्स करना है उसे, लॉग आउट हो गया यूजर, ठीक है, लॉग आउट सक्सेसफुल लिखा आ गया, वरना none। लॉग इन होगा तो लॉग आउट हो जाएगा, और वो लॉग आउट ही है तो नन आ जाएगा, ठीक है ना, कि लॉग आउट करने के लिए लॉग इन तो होना पड़ेगा ना पहले। देखो ये वाली लाइन में थोड़ी सी बता देता हूँ, ये वाली लाइन आपके लिए काफी न्यू है। हमने ना जब क्लास इनिशियलाइज करते हैं तो लास्ट टाइम याद है क्लास डॉट हमने से लिखा था, बट मैंने बताया ऊपर वाले कोड में कि हमने पहले तो लिखा था क्लास डॉट सॉरी कैट डॉट साउंड, राइट। हम फंक्शन कॉल कर रहे थे सीधा, बट मैंने बताया कि मैं कैट को भी डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लास को डायरेक्टली कॉल किया है जब, हाँ जी, जब मैं क्लास को डायरेक्टली कॉल करता हूँ ना तो जो मेरा इनिट वाला फंक्शन है वो रन हो जाता है। हाँ, उसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड मांगा था, मैंने यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ से भेज रखा है, ठीक है। अभी मैंने डमी भेजे हैं एक्चुअली, रियल वाले यूजर नेम पासवर्ड नहीं भेजे मैंने अभी यहाँ पे, ठीक है, डमी भेजे, सिर्फ क्लास को इनिशियलाइज किया है यहाँ पे मैंने। एक एक लाइन से बताओ, फाइल टू का क्या मतलब हुआ? ऊपर नीचे से कुछ रिलेशन नहीं है, वाइल टू अपने आप में एक स्टेटमेंट है। नहीं मतलब टेक्निकली हमने दोनों कंसेप्ट अलग अलग किए हैं, साथ में नहीं किया। हाँ। हाँ, वाइल टू का मतलब है जो भी नीचे लिखा हुआ है वो इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा, मतलब चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। हाँ, अब अगला बताओ क्या किया मैंने। ऑप्शन, हाँ हाँ, वही मतलब टेक्निकली वही कोड है। हाँ ये लाइन, ये लाइन क्या करती है? बेसिकली हम क्लास को रीइनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा इनिशियलाइज कर रहे हैं ताकि मैं जो एक्चुअल यूजर में पासवर्ड है उसको चेक करवा सकूं। और अगर देखो नीचे फिर मैंने क्या किया, चेक लॉगिन किया कि भाई अगर ये यूजर में पासवर्ड सही थे तो लॉगिन की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, तो भैया ट्रू आया तो लॉगिन सक्सेसफुल, वरना लॉगिन फेल्ड, ठीक है। एक एक लाइन करके पढ़ो ना, एक एक लाइन करके पढ़ो, ठीक है। गाइस 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 आप लोगों के लिए भी है। आउट यहाँ पे डिफाइन किया ना वेरिएबल, इसके अंदर मैंने डिपॉजिट करवाया, डिपॉजिट वाले में ऊपर याद है कि भाई अगर लॉग इन होता है तो डिपॉजिट हो जाता है वरना नन आता है, तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि आउट अगर नन आया तो डिपॉजिट फेल बोल दूंगा, वरना ऊपर से डिपॉजिट सक्सेसफुल आता ही है, मैंने सिंपली आउट प्रिंट करा दिया, हैंडल कर रहे हैं।
सेम है नहीं छठा गुड बाय गुड बाय लेके ब्रेक कर देगा नहीं बेसिकली द पॉइंट इज कि जब हम पहला वाला मेन्यू दिखाते हैं ना उसके बाद मैं कुछ भी करता हूँ तो जब वो दोबारा मेन्यू वाला वापस मैं सीधा उस वाले मेन्यू पे दोबारा जाता हूँ ना तो मान लो मैंने बैलेंस चेक किया ठीक है बैलेंस चेक करने का तो वेट नहीं करेगा वो बैलेंस प्रिंट करके फटाफट हटा देगा उसे तो रीड करने का टाइम नहीं मिलता तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा मेन्यू बनाया है रिटर्न टू मेन मेन्यू और एग्जिट का कि भाई आपको बैलेंस चेक करने के बाद अगर एग्जिट करना है तो मेन मेन्यू में वापस जाने की जरूरत ना पड़े आप सीधा यहीं से एग्जिट कर सकते हो सिंपल है इतना सही बात है खत्म बताया नहीं है वाला आपने आ तो गया चॉइस टू ये वेरिएबल है आया समझ उप्स के कंसेप्ट क्या नहीं है उप्स लूप्स नहीं समझ आए क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें जब क्लास में नहीं थे रिकॉर्डिंग देखी रिकॉर्डिंग तो देखो देखो तो सही नहीं द पॉइंट इज कि रिकॉर्डिंग में आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ना मैं कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे आप लाइव बैठे हो हाँ वाला प्रॉब्लम से रहता है मैं तो वही रिकमेंड करता हूँ कि आप रिकॉर्डिंग देखो जितने क्वेश्चन आए ले आओ एक छोटी सी चीज और है बहुत छोटी चीज है जो अभी हम एक चीज देख रहे हैं ना ये आपकी कोलैब वगैरह में पॉसिबल नहीं हो पाती है ठीक है जब हम एक्चुअल VS कोड वगैरह पे वर्क कर रहे होते हैं तभी पॉसिबल होती है ठीक है मैं एक बार ऑनलाइन भी स्क्रीन वो कर देता हूँ ये वाली शेयर हाँ करो आप आराम से रन करो कोड है ना वो VS कोड के हिसाब से डिजाइन है तो कोलैब पे बहुत ज्यादा अच्छा मतलब चलेगा डेफिनेटली एरर नहीं देगा बट थोड़ा सा इधर उधर चीजें दिखेंगी ठीक है अब यहाँ पे देखो मैंने ना एक चीज क्या करी है कि ये तो सेम वही वाला कोड ये तो सेम वही वाला कोड है ना इसके अलावा मैंने ना इसको स्प्लिट भी किया है ठीक है तो मैं यहाँ पे देखूं तो मैंने दो फाइल्स बना रखी है मेन डॉट पाई एंड बी क्लास डॉट पाई ठीक है बस मैंने क्या किया है कि जो ये वाला पार्ट था यहाँ से ना कोड को स्प्लिट कर दिया इसके ऊपर वाला पार्ट एक अलग फाइल में डाला इसके नीचे वाला पार्ट एक अलग फाइल में डाला ठीक है ये मैंने ऐसा क्यों किया ताकि मैंने आपको मॉड्यूलैरिटी दिखा सकूं देखो सेम वही क्लास बैंकिंग है बस यहीं पे खत्म हो गया है ना मेन डॉट पाई में अभी इस वाली लाइन को छोड़ दो बट नीचे से देखो सेम वही कोड है ना सिर्फ एक ये लाइन है जो डिफरेंट ऐड हो जाती है ठीक है फ्रॉम बी क्लास इंपोर्ट बैंकिंग ठीक है हम बेसिकली ना अपनी दूसरी पाइथन की फाइल्स को किसी और पाइथन की फाइल के अंदर भी यूज कर सकते हैं गेटिंग योर पॉइंट कि आपने मान लो कोई पीस ऑफ कोड एक किसी दूसरी सेपरेट पाइथन की फाइल में लिखा हुआ है ठीक है उस फाइल का जो कोड है वो मैं किसी और फाइल के अंदर भी यूज कर सकता हूँ ठीक है देखो जैसे यहाँ पे मैंने बी क्लास के अंदर मैंने पूरी जो बैंकिंग वाली क्लास है जो बैलेंस में हैंडल कर रही है सब कुछ कर रही है वो सब मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ मैं जो चॉइस वगैरह ले रहा हूँ वो मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है ठीक है अब चॉइस अगर मैं यहाँ पे ले लूंगा तो मेरे को यहाँ पे जो बैंकिंग मैंने लिखा हुआ है वो तो यहाँ पे है ही नहीं वो तो बी क्लास में है ना तो मैंने इन दोनों को लिंक कर दिया लिंक कैसे करते हैं इस स्टेटमेंट से कि भाई फ्रॉम बी क्लास में फाइल का नाम कि भाई इस क्लास इस फाइल में से इंपोर्ट बैंकिंग बैंकिंग मेरी क्लास का नाम है ठीक है तो मैंने एक वो पूरी की पूरी क्लास इसके अंदर सिर्फ एक लाइन से इंपोर्ट कर ली मतलब समझना पड़ेगा आपको ये नहीं बोलो आप ये ऊपर वाली लाइन लिख दो कोड रन हो जाएगा हाँ बेसिकली आप इस तरीके से समझो कोई कुछ कह रहा था ऑनलाइन हाँ वो अगर अपेंड मेथड जो हम यूज करते हैं वो भी ओप्स का वही है ना शायद
अपेंड मेथड नहीं, हाँ अपेंड मेथड जी, oops का कहाँ पार्ट है? बट हम लिस्ट डॉट अपेंड, फिर अपेंड के अंदर लिस्ट देते हैं, राइट? तो क्लास के अंदर ही बना होगा किसी, कोई नहीं मेथड ही देखो, होगा ना। जो अच्छा अच्छा वैसे कह रहे हो तो ऐसे तो जो डॉट सॉर्ट है, डॉट अपेंड है, डॉट अपर लोअर, सभी ऐसे तो oops की पार्ट जगह है। हाँ, सबको ही मेथड ही बोलते हैं ना शायद, वो ये सब कुछ हाँ, मेथड ये सारे होता है। मेथड्स ही होते हैं, हाँ जी हाँ जी। और मेथड तो ऊप्स में बनते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर ऊप्स तो का देखो, पार्ट ही हुआ ना ये। टेक्निकली oops इज अ कंसेप्ट, उसको यूज करके ये सारे मेथड बनाए हुए हैं। हाँ, बट वो हाँ, क्लास में आता है किसी, सॉरी। बट वो क्लास में आता है किसी। हाँ जी, वो क्लास में आते हैं, हाँ, वो स्ट्रिंग वो क्लास के अंदर आते हैं ना। स्ट्रिंग क्लास के अंदर आते हैं। हाँ, वही फिर हाँ ऊप्स का ही जी, पार्ट हुआ। जब आप टाइप चेक करते हो जो क्लास स्ट्रिंग लिखा आता है ना, हम्म। हाँ तो जी। वो क्लास स्ट्रिंग इसलिए आता है कि स्ट्रिंग के नाम से क्लास बनी हुई होती है पाइथन में बाय डिफॉल्ट, एंड उस क्लास के अंदर हमारे सारे मेथड्स होते हैं, अपर लोअर वगैरह। ओके, और ओके। प्रिंट फंक्शन है, राइट? प्रिंट भी एक, हाँ प्रिंट फंक्शन है, वो भी मतलब टेक्निकली तो एक क्लास के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। वो भी क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है। कोई भी फंक्शन बिना क्लास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना, जो आप नॉर्मली फंक्शन डेफ करके लिखते भी हो, वो भी आपकी मेन क्लास के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, एक मेन बाय डिफॉल्ट क्लास बनी होती है उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। अच्छा, ठीक। हम्म, ठीक है ना। हाँ जी, क्या हो गया? इसको सिंपल करके दिखाना जरा मेरे को। हाँ हाँ, पूछो इससे कि इसको कैसे सिंपल करेगा ये। इससे सिंपल क्या हो सकता है इसका, मेरे को भी जानना है। एक मिनट स्क्रॉल डाउन करना सर इसको। हाँ श्योर, इस पे आना है। महित, क्या देखना है आपको? थोड़ा सा ऊपर। थोड़ा सा ऊपर, दिस वन। और ऊपर। वही डॉग कैट वाला देखना था मेरे को, उधर कुछ था। हाँ, यहाँ पे हमने कुछ इनिशियलाइज नहीं किया, हाँ, यहाँ पे राइट? हमें, क्योंकि हमने किसी क्लास की प्रॉपर्टी नहीं बनाई ना। तो हम देख क्या रहे हैं फिर इसके अंदर? इसके अंदर हम जो बाकी दो कंसेप्ट हैं, एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, वो देखा था ना हमने सिर्फ। हाँ जी, कैट डॉट नेचर। अच्छा अच्छा, अपने क्लास के फंक्शन कॉल की। हाँ, हमने एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म इस कंसेप्ट पे फोकस किया था ना यहाँ पे। बट इसका वो भी बन सकता है ना, लाइक इसके ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स तो बने हुए हैं, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ना, कौन से? साउंड एंड नेचर। नहीं, जैसे लाइक सी ए इक्वल्स टू कैट क्लास करते हैं। हाँ हाँ, कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है ठीक है। उसमें तो। हाँ जी। ठीक। आज खत्म है क्लास। हाँ, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सर। ओके, ठीक है, क्लियर है सबको? आज जो बड़ा ये उसके कंसेप्ट ना थोड़े से डिफिकल्ट है अभी, बेशक से आपको लग रहा हो कि समझ आ गए अच्छे से, एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है? क्योंकि अभी आपने ना कैसे समझा है कि कोड आपने ऑलरेडी लिखा हुआ देखा है, उस पे आपने समझा है। हाँ, खुद लिखा नहीं है, अब क्योंकि क्वेश्चन नहीं दिया मैंने इसका ना सच। तो एक बार आप समझ रहे हैं इसका क्वेश्चन, फिर आप असाइनमेंट में देखोगे तो काफी सारे मिल जाएंगे, ठीक है? हाँ, लॉजिक नहीं लगाया। बाकी मैं आपको एक असाइनमेंट भेज रहा हूँ, शायद मैंने भेजा भी हुआ होगा वो वाला। दो भेजे हैं, कौन से दो भेजे हैं? नाम क्या था उनका? बेसिक वन, बेसिक टू। देखो मैं तीन चीजें और भेज रहा हूँ, वो आप इवेंचुअली करते रहना। इसमें ना एक, सॉरी, चार चीजें और भेज रहा हूँ। ये मैंने चार चीजें और भेजी हैं, ठीक है? एक एडवांस डॉट पाई, ठीक है ना? एक मैंने एडवांस डॉट पाई भेजा, मतलब एक बेसिक थ्री है, एक एडवांस है, दोनों नॉर्मल असाइनमेंट्स है, ठीक है? उसके बाद ना एक इसमें आप देखोगे पाइथन ऊप्स असाइनमेंट करके भी है, राइट? वो असाइनमेंट पूरा आपका ऊप्स के ऊपर बेस्ड है। तो इस वाले असाइनमेंट को अगर आपने कर लिया, जो पाइथन ऊप्स असाइनमेंट है, इसको अगर आपने कर लिया, तो अभी तक हमने जितना भी किया है वो सारा इसके अंदर बेसिकली कवर्ड है। तो अगर आप ये वाला असाइनमेंट सॉल्व कर पा रहे हो तो आप बेसिकली बोल सकते हो जितना भी अब तक हमने किया है वो सब क्लियर है अच्छे से आपको। ओवरली, हाँ श्योर श्योर।
कर दो, स्टैट्स VBHL सब मेंशन कर दो। हाँ, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। कल मिलते हैं, ठीक है। कल हम एक तो ऊप्स के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक दो चीजें बची हैं इसकी, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। नहीं 8 बजे तो मैं ट्राई करता हूँ 8 बजे तक आने का, अगर मैं लेट होता तो मैं मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है ना। जो क्लास टाइमिंग है वो 8 बजे है, ठीक है। एंड उसके बाद हम कल एक कंसेप्ट करेंगे पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट का, पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट। समरी भर लेना पहले तो। अरे साइकिट लेना, टेंसर फ्लो वगैरह मत लिखो आप, ये मैंने बैठाया ही नहीं है। अच्छा इनको हटा लेना, हाँ, ठीक है। टैबलो, पावर बीआई, एक्सेल, एजाइल, एमएस एसक्यूएल, ठीक है। एजाइल इज मोर लाइक अ फ्रेमवर्क, ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। टूल्स में रख सकते हैं ना। हाँ हाँ, एसक्यूएल आपने यहाँ पे 2 जगह पे लिखा हुआ है, अच्छा, तो एक्चुअल में लैंग्वेज में लिखूं या टूल्स में? टूल्स में आएगा एसक्यूएल। ठीक है, लैंग्वेज में स्टैट्स और पाइथन एंड VBA स्टैट्स इज बेसिकली स्टैट्स आप किसमें डाल सकते हो? नहीं नहीं, स्टैट्स आप लिख सकते हो ऑब्वियसली, हम इसको आप ना स्टैट्स को टूल्स में लिख लेना, ठीक है। टूल्स में स्टैट आ जाएगा। ठीक है, एसक्यूएल भी आपका टूल्स में आएगा, ठीक है, या एसक्यूएल को आप लैंग्वेज छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। एसक्यूएल पाइथन VB यहाँ पे रहने दो, ठीक है। यहाँ पे नमपाई, पांडास, मैट्रोलिब, सीबॉन, ये 4 लिख देना, ये वाली हटा देना, ठीक है। उसके बाद टैबलो, पावर बीआई, एक्सेल, एजाइल, एमएस एसक्यूएल, और यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। बाकी ये तो बेस्ट है ही, हाँ। ये मैंने एक्सपीरियंस देखा। जो करंट वाला होता है वो ऊपर आता है, पुराने वाला नीचे आता है। चलो मैं स्विच मार दूंगी। हाँ, इसको स्विच कर देना बस। बाकी अभी प्रोजेक्ट्स मैंने मेंशन नहीं किए हैं। इसको कर लेना, ठीक है। सर्टिफिकेशन में खाली अपना वो हाँ आप वो डाल सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके बाय। ठीक है, बाकी सब ठीक है। अच्छा, इसमें काफी अपना कंटेंट कम हो जाएगा। आपके पास प्रोजेक्ट कितने हैं? प्रोजेक्ट तो सर मेरा एक्सेल पे 2 ठीक है, ठीक है, एसक्यूएल के 2 हो जाएंगे, और अभी फिर पावर बीआई स्टार्ट कर दिया मैंने, आज छोड़ा हुआ है। ठीक है। तो आप ना एक काम करना कि जो आप पावर बीआई का प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो एक एक्सेल का, एक एसक्यूएल का, एक पावर बीआई का, ठीक है। इन तीनों का एक एक मेंशन कर सकते हो आप, ठीक है। एंड ठीक है, फिर बाकी ठीक है, बाकी फिर कोई जब फिर मेरा नहीं है। पैटर्न हो जाएगा, पैटर्न का बाद में मेंशन करना। हाँ, बस इतना ट्राई करना कि आप कंटेंट इतना ज्यादा डाल दो कि आपका जो रेज्यूमे है वो एक पेज से ऊपर चला जाए। ओवर ना हो जाए। हाँ, एक पेज लिमिट है, हार्ड लिमिट है। एक्सेल, एसक्यूएल और पावर बीआई। हाँ, जब आप पाइथन का प्रोजेक्ट कर लोगे तो फिर आप एक्सेल वाला हटा के पाइथन मेंशन कर देना। वो बाद में अपडेट हाँ, कर दूंगी। बिल्कुल बाकी बिल्कुल, सब ठीक है ना? बाकी सब ठीक है। बाकी जो स्किल्स वाला बताया और समरी डाल लेना। ठीक है, स्किल्स डाल दूंगी मैं, समरी समरी डाल लेना। लाइब्रेरीज में पांडास, नंपाई, पांडास, मैट्रोलिब, सीबॉन, सीबॉन और मैट्रोलिब, हाँ लिख लो आप, पूछो। पांडास का भी पाइथन भी पढ़ेंगे। मैट्रोलिब एंड सीबॉन भी पाइथन में पढ़ेंगे। मैट्रोलिक, मैटप्लॉटलिब, अच्छा मैट, और आपका क्या बोला? सीबॉन। सीबॉन, ये प्लेट देख सकती है, ये हाँ जी, हाँ जी। इसमें इतने सारे बन क्यों आ गए? क्योंकि आपने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। बिन आपने जेमिनी से पूछा है? नहीं, कहाँ से देखा है? हाँ वही कह रहा हूँ। तो उन्होंने सिर्फ बोला कि इतना लिख दो कि ये आता है, हाँ, बस इतना ही बताया। तो मैंने पूछा कि भाई क्या है, उसने कंसेप्ट ये बताया कि ये हेक्साडेसिमल कोड होता है। इसको आप बेसिकली ये कह सकते हो कि भाई जो आपका ये 15 है, ये मेमोरी में स्टोर कहाँ पे हुआ है, बेसिकली इतना बताया है इसने। बस मतलब इसका यूज बहुत ज्यादा कम होता है जब तक आप एम्बेडेड सिस्टम्स के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, तो आप बिन वगैरह यूज करते नहीं हो। बिल्कुल, ऊपर भी एमएस एसक्यूएल कर देना इसे। हाँ, स्टैट्स भी यहाँ पे आ जाएगा।
ऐसे करके लिखो कि डिस्क्रिप्टिव स्लैश इन्फ्रेंशियल स्टैट्स, अच्छा तो प्रॉपर डॉट नहीं स्लैश करके। हाँ ये क्लास एंड करे, अनुष्का को डाउट है क्या हो गया? हाँ जी, पॉलीमॉर्फिज्म। अगर इसको मैं एक लाइन में डिफाइन करूं, हाँ जैसे कि हमने बताया कि हेरिटेज मतलब जैसे प्रॉपर्टी का रिश्ता है, जैसे हम्म। उनकी प्रॉपर्टी उनकी प्रॉपर्टी मैंने भी तो बताया था। ये वो तो समझ लिया। अच्छा, अभी इनकैप्सुलेशन एनकैप्सुलेशन बेसिकली किसी भी चीज को एनकैप्सुलेट करना, मतलब रैप कर देना बेसिकली बस। मैं कोड को फंक्शन के अंदर रैप करता हूँ। हाँ, कोड को रैप कर देना बेसिकली। जैसे लाइंस ऑफ कोड होते हैं उसको मैं फंक्शन के अंदर रैप करता हूँ, तो एनकैप्सुलेशन है। मल्टीपल फंक्शंस को एक क्लास के अंदर रैप करता हूँ, तो वो भी एनकैप्सुलेशन है। क्लासेस को मैं मॉड्यूल्स के अंदर रैप करता हूँ, वो भी एनकैप्सुलेशन है। बेसिकली किसी भी चीज को रैप करना, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिकली मतलब है कि भाई सेम नाम से दो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं अलग अलग क्लासेस में बस। इसमें फंक्शन में लिखो द बेटर वर्ड इज ऑब्जेक्ट। सेम नाम से दो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। चौदह तारीख हो गई, आपका मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के एंड तक पैटर्न खत्म हो जाएगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। अच्छा अच्छा, ऑपरेशन तो ठीक हो गया। हाँ उसने पहली बार देखा मटेरियल, अच्छा एडमिशन ले लिया उसने। अरे फिर बहुत अच्छे ही से वाला समझ सकते हैं। सब इसके नोट्स भी दे सकते हैं। पाइथन के है ही नहीं, पाइथन के नोट्स अभी नहीं बनाए। मैंने पावर बीआई पैटर्न के बनाया, मैंने सिर्फ एक्सेल और एसक्यूएल के बना रखे हैं अभी। जो पैटर्न का मेरे पास है, अगर मैं दिखाऊं आपको, वो ना बेसिकली इंस्ट्रक्शन मैनुअल टाइप है, तो अगर आपको वो चाहिए मैं वो भेज सकता हूँ। ये है, और ये चाहिए तो मैं भेज दूंगा। इसके अंदर रिमेंबर की कंटेंट ना बहुत ज्यादा शॉर्ट में एंड बस एक लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है आप देख लेना, इसे मैं भेज देता हूँ। भेज दिया, एक बार आप देख लेना इसे। देखते हैं, रुकिए। अच्छा हाँ, आपकी क्लास ना हम सजेशन में दोनों को दिन कर देते हैं, एंड योर क्लास विल बी फ्रॉम 4 to 5, ठीक है? नहीं एजाइल मैंने बोला ना इस महीने खत्म हो जाएगा, तो पाइथन के साथ साथ इस महीने के एंड तक आप समझ लो कि आपका कोर्स एंड हो जाएगा। जो आपके लिए फिर आप रिज्यूमे वगैरह बना लो, फिर अप्लाई कर, आप ऐसे अप्लाई करना अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ वही, अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। क्या वो प्लान होता है कि 1.5 आवर लगने चाहिए इस पूरे कंटेंट को करने के लिए। मैंने बताया ना कि वो इंस्ट्रक्शंस मेरे लिए है वो। हाँ वो नोट्स नहीं है वो। एसक्यूएल हो गया, ठीक है। ठीक है, अरे डिस्क्रिप्टिव स्लैश इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, हाँ हमने दोनों पढ़ी है ना। और बाकी मैंने आगे देखा नहीं, बाकी हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे स्विच करना है, इसको स्विच करना है। ठीक है। देखो मेरा जो ग्रेजुएट का ऑफर लेटर है वो तो मार्च तक का था, लेकिन मैं दिसंबर से एलओपी पे थी, तो मैंने इसमें अरे मार्च 2026 एंड जनवरी 2026 किया है, ठीक है।
लेकिन कोई पेस्लिप तो मेरे पास है ही नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, डन लिखा हुआ है शो करना है। डन है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी प्रोजेक्ट्स मेंशन कर दूंगी मैं। हाँ और ये पार्ट तो ठीक है, हाँ दूसरे वाले में खाली अपना कोर्स का हाँ, सर्टिफिकेशन मेंशन कर देना आपने। बाकी कोर्सेरा वगैरह से और कोई सर्टिफिकेशन वगैरह ले रखे छोटे मोटे, वो भी मेंशन कर देना, छोटे मोटे कोई भी। ठीक है, और समरी के लिए ना सबसे बेस्ट अब मैं आपको बताऊं कि जितना भी आपको बचा हुआ रेज्यूमे है हाँ वो पूरा कॉपी करके हाँ। मैं चैट जीपीटी पे डालना और बोलना कि मेरे को अपने रेज्यूमे की शॉर्ट समरी चाहिए। हाँ एक शॉर्ट समरी चाहिए, 5 to 6 लाइन से मैक्सिमम। 5 से 6 लाइन में। हाँ, ये पूरा समराइज कर पाए इसे। और उसमें ना साथ में ये बताना कि जो रेज्यूमे में बिल्ड कर रहे हो ना हाँ। वो एज अ बिजनेस एनालिस्ट बिल्ड कर रही हो, तो समरी उसके उसके हिसाब से दे। हाँ ठीक है ना, समरी बेस्ट बढ़िया समरी दे देगा वो, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, वीकेंड पे हम सैटरडे को एट 12 प्लान कर सकते हैं, पॉसिबल है 12 to 1? अगर वो मेरे को कंफर्म कर दोगे, अगर वो मेरे को कंफर्म कर दोगे तो फिर हम फाइनल करते हैं टाइमिंग। हाँ हाँ श्योर। गिव मी अ सेकंड। समझ दो में समझ ले क्या मतलब है। उसे देख लेगा, ठीक है। मेरी फैमिली में हमारे बच्चे हैं फालतू के इनफेंशियल, हाँ क्या रख ले, सैटरडे 12 to 1, ठीक है 1। इतना ही दे पाऊंगा, फिर संडे को दोबारा 12 to 1 रख लेंगे, क्योंकि मैं 12 to 1 दे सकता हूँ आपको। उसके बाद अगर मैं स्लॉट दूं आपको तो क्या समझना है वो तो आप बताओगे ना। ठीक है हाँ, एक काम करते हैं, अभी तो क्लास एंड करते हैं, आप नोट करके लाना कौन कौन से टॉपिक समझने हैं आपको दोबारा। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग में से टॉपिक तो देख ही लोगे एटलीस्ट कि कौन से। हाँ, टॉपिक आप नोट करके ले आना, ठीक है। देखना भेज देता हूँ फिजा को भी, मैं यूजुअली ये वाले देता नहीं हूँ। इन्फ्लेशन नहीं, इन्फ्लेशन ऊपर वाला, ये वाला हाँ ठीक है। चलिए, थैंक यू, क्लास के लिए इतना ही।